हेलो बच्चों, वेलकम टू डियर स्टडी 21। बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टडी 21 में। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे होंगे, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज अगर आपको साइंस से बिल्कुल भी डर लग रहा होगा ना, या फिर आप साइंस नहीं पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री से आपको डर लगता होगा, तो बिंदास होकर के मेरा वीडियो को देखो लास्ट तक, क्योंकि आज आपको केमिस्ट्री पूरा समझ में आने वाला है। आज गजब का चमत्कार होने वाला है, तो बने रहो वीडियो के लास्ट तक। और ये गजब और चमत्कार मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको ऐसा बात नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो फिर कमेंट बॉक्स खाली क्यों रहता है, उधर भेज दो टंटना के जो भेजना है। ठीक है, तो बस चलो शुरू करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आप पानी और चीनी को मिला करके शरबत बनाते हैं ना, तो पानी एक सब्सटेंस है, चीनी अदर सब्सटेंस है। तो पानी और चीनी को मिलाने के बाद एक नया शरबत बनता है, मतलब ये शरबत बन गया एक नया सब्सटेंस। ठीक है, दो मिलाए पानी और चीनी, बना एक शरबत। ठीक है, तो उसी तरह से केमिकल रिएक्शन होगा। यहाँ हम लोग दो चीज़ को मिलाएंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो यह एक प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। मतलब एक प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन, एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक नया सब्सटेंस बना लेता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसी को। मतलब दो मिल करके कुछ रिएक्शन हो गया आपस में, कुछ नया बना लिया, तो भैया बोलेंगे ये जो हुआ ये केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ इधर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, और इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोडक्ट बोलेंगे। जो आपको रिएक्शन में देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं नीचे वाला को। ठीक है, तो रिएक्शन में जो एरो के जो इधर रहेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलएचएस में, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जो मिल करके नया पदार्थ बनाता है, नया सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है कंप्लीट, इसमें पार्टिसिपेशन किसका है, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन है। तो इन लोग क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और जो दोनों के पार्टिसिपेशन से दोनों को जो मिला करके जो बना, वो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जो रिजल्ट से जो बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन क्या होता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसान तरीके से केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ये एक प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन, इसमें दो सब्सटेंस आएगा और एक नया सब्सटेंस बना लेगा। और इसमें जो रिएक्शन होगा, इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे पानी और चीनी, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और शरबत जो बन जाएगा उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो होता है कि दो सब्सटेंस मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, क्या उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो आप देखिए सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला क्या है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं अच्छा। ठीक है, हाँ, तो पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो किसी किसी रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं, जब हम लोग आपके घर में सफ़ेदी होता होगा, पेंटिंग वगैरह, तो पेंटिंग करने के लिए हम लोग मार्केट से क्या लाते हैं, चूना लाते हैं, लाइम स्टोन लाते हैं। ठीक है, तो चूना लाते हैं, लाइम, तो उसको हम लोग फिर ला करके पानी में डालते हैं। तो जैसे ही चूना को आप पानी में डालते हैं ना, तो वहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा बुलबुला टाइप का हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब उससे गैस निकलता है, और क्या बन जाता है, क्विक लाइम बन जाता है वो। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये आप कैसे जानेंगे, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक को पहचानेंगे। तो अगर वहाँ पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो समझ जाइएगा वहाँ कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल आगे बताऊंगा। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, जैसे कि अगर कोई सॉलिड में है तो लिक्विड
लिक्विड में होगा, लिक्विड में है तो गैसियस में होगा। कैंडल जब बर्न करता है तो सॉलिड में रहता है, फिर वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो गैस बन के उड़ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस है जो केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत आते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस का ये सब क्या था, कैरेक्टरिस्टिक था। तो कैरेक्टरिस्टिक को आप याद रखिएगा, इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को पूरी तरह से पढ़ लिए। आपका चैप्टर का हेडिंग है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के बाद अब हम लोग को समझना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, केमिकल रिएक्शन आपने क्या पढ़ा? तो केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि दो सब्सटेंस मिल करके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। लेकिन केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो हम लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़े ना कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, बस उसी को अगर हम लोग उसी को मैग्नीशियम के जगह Mg लिख देते हैं और ऑक्सीजन के जगह अगर हम लोग O2 लिख देते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड के जगह अगर हम लोग MgO लिख देते हैं ना, मतलब उसका नाम का सिंबल लिख देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर डिटेल में नाम लिखो तो केमिकल रिएक्शन हो गया, और अगर उसका सिंबल या फॉर्मूला लिख दो तो केमिकल इक्वेशन हो गया। तो कितना आसान है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता? पानी प्लस चीनी इक्वल टू शरबत। और केमिकल इक्वेशन में क्या बोलेंगे? H2O मतलब पानी, और चीनी का फॉर्मूला लिख देंगे C जो भी होता है, और रिएक्शन करके शरबत का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट। मतलब जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में, अगर हम लोग उसको सिंबल और फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिल करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, तो ये क्या है? तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन। लेकिन उसी को नीचे लिखे, जिंक के बदले में Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल के बदले में H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4। तो ये जो फॉर्मूला का नीचे देख पा रहे होंगे ना, ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? चलिए, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो ना वीडियो को रोक रोक करके देखो, समझ जाओ, नोट्स बनाओ, और जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो। हेडफोन वेडफोन लगा के सुना करो यार, बहुत ही मज़ा आएगा। साइंस बोरिंग नहीं है, बहुत ही गजब का आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखो फिर हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े? केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल के रूप में लिख दो तो केमिकल इक्वेशन हो गया, मतलब रासायनिक समीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो भैया केमिकल इक्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ा, अब उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा क्या? जी हाँ, देखिए ये आप रिएक्शन देख पा रहे हैं, Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2। तो ये बैलेंस है या नहीं है? तो इसको देखने के लिए दो चीज़ करना पड़ेगा। आप LHS को देखिए इधर, और इधर RHS को देखिए। अगर LHS और RHS में जो भी एलिमेंट्स है, अगर उनका नंबर ऑफ एटम सेम है, मतलब बराबर है, तो वो बैलेंस है, और नहीं बराबर है तो बैलेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पर Zn कितना है? 1 है, यहाँ पर Zn कितना है? 1 है, मतलब Zn इक्वल है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, H2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पर SO4 1 है, यहाँ पर SO4 एक है। ठीक है, मतलब दोनों की ओर LHS और RHS में सभी एलिमेंट का नंबर क्या है? सेम है। इसका मतलब ये बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होता तो हम लोग को बैलेंस करना पड़ता। मेरा अगला वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होगा, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिससे जो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसको समझना बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइडों में टोटल जो एटम्स होंगे उनका नंबर इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा करते हैं फॉर सेटिस्फाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए ही हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो चैप्टर का हेडिंग मैंने डिस्कशन कर लिया बहुत ही अच्छी तरीके से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन का बहुत सारा टाइप होता है। क्या क्या टाइप होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये सारे टाइप है केमिकल रिएक्शन के, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर्स उठा के देख लो, क्वेश्चन बैंक देख लो, या मॉडल पेपर देख लो। ठीक है, स्लाइड देखो कितना आज हमको अच्छा लग रहा है अपने पर यार, थोड़ा सा एडिटिंग सीख गया हूँ मैं। तो देखिए इसको, अलग अलग रिएक्शन से सब रिएक्शंस को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सा यहाँ पर
फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ आके कॉम्बाइन कर गया, एक नया चीज़ बना लिया, मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए दो चीज़ का। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज़ जो है टूट जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर मान लीजिए कि आईना का शीशा रख दिया और बहुत सारे वो शीशा में कन्वर्ट हो गया टूट करके, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। बहुत सारा टूटा हुआ शीशा को ला करके जोड़ दिया तो वो कॉम्बिनेशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप बैठे हुए थे कुर्सी में, आपके पापा आ गए, बोले बेटा कुर्सी से उठो हमको बैठना है, मतलब वो आपको डिस्प्लेस कर दिए, तो ऐसा रिएक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि आप लोग दो आदमी बैठे हुए थे परिवार के साथ, दो आदमी बंदा बाहर से आया और आप लोग दोनों को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट पर है तो ये भी बहुत ही आसान है। चलिए सबसे पहला रिएक्शन क्या हम लोग का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। मैंने आपको बताया अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीज आकर के मिलेगा, एक नया बनाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया ना, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे यार इतना आसान था। सेकेंड इक्वेशन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, बताया था ना, एक आईना बहुत सारे शीशों में टूट जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने ले लिया संगमरमर पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा हीट कर दिए तो ये टूट गया, किसमें टूट गया, ये टूट गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 में। तो ये क्या हो गया, CaCO3 टूट करके दो या दो से अधिक बना लिया ना, CO प्लस CO2, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस डिवाइडेड करेगा दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके पापा आपको आकर के आपको कुर्सी से उठा देंगे, आपको डिस्प्लेस कर देंगे। अगर कोई झारखंड के बोकारो से होंगे तो उनको पता होगा कि जब बोकारो स्टील प्लांट आई थी तो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, आज भी वो डिस्प्लेस को नौकरी वोकरी की मांग कर रहे हैं। डिस्प्लेस क्या था, उनको अपनी जगह से हटा करके BSL प्लांट यहाँ पर बैठाया गया, उनको दूसरा जगह दिया गया, तो उसी तरह का था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4, यहाँ पर एक एलिमेंट है Cu, और CuSO4 में क्या होता है, लोहा आ जाता है साइड से Fe क्या बोलता है Cu को, भाई तू इधर से हट, मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ, और Cu को हटा देता है और उसके जगह पे Fe आ जाता है, तो क्या बना लेगा FeSO4 और साइड में Cu आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्यों, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर बिकॉज आयरन Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हाँ ये बात मैं आपको बताने वाला था इसलिए मैं इसको अलग से लिखा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, ये Fe जो था यहाँ पर, ये Cu को हटा करके FeSO4 बनाया, कैसे बनाया, क्योंकि आयरन जो है Fe Cu से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी हो पाएगा जब एक एलिमेंट से ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट कोई आएगा, रिएक्टिव एलिमेंट आएगा और उसको तभी वो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 और सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। तो यहाँ पर क्या है, Na में एक प्लस चार्ज होता है, Cl में एक माइनस चार्ज होता है, ठीक है, और यहाँ पर AgNO3 है। तो देखिए क्या होता है, ये सिल्वर जो है Ag में प्लस होता है और AgCl के साथ मिल करके क्या बना लेता है, AgCl बना लेता है, और यहाँ का Na और यहाँ का NO3 मिल करके NaNO3 बना लेता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये आपका नेगेटिव था, ये आपका सोडियम पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये पॉजिटिव उस नेगेटिव से, ये पॉजिटिव उस नेगेटिव से, इस तरह से मिल करके अपने आयंस का एक्सचेंज करके अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। चलिए लास्ट हम लोग का रिएक्शन का टाइप है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन मतलब इसमें ऑक्सीजन एटम आके जुड़ेगा, मतलब जिसमें गेन होगा ऑक्सीजन का, और रिडक्शन में क्या होगा ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब इसमें ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन
हटेगा, मतलब लॉस होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का गेन होगा। रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का गेन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। मतलब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों रिएक्शंस एक साथ होते हैं तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 मिलकर के क्या बना लिया, Cu प्लस H2O। मतलब CuO में क्या था, ऑक्सीजन था, और यहाँ पर क्या बन गया ये, थोड़ा सा बढ़िया से कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर CuO है, ये CuO यहाँ आके बन गया Cu, मतलब ऑक्सीजन का लॉस हुआ। ऑक्सीजन का लॉस हुआ मतलब रिडक्शन हुआ। जबकि यहाँ पर सिर्फ H2 था और यहाँ पर H2 क्या बन गया, H2O, मतलब ऑक्सीजन का गेन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये देख पा रहे होंगे, ये एक केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। और जब दोनों एक ही रिएक्शन में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है हमारे लाइफ में, तो इसका दो इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। कोरोजन पढ़ेंगे, लोहे में जंग लग जाता है और हमारे खाने वाले सामान खराब हो जाते हैं। आप देखते होंगे घर में मम्मी कुछ तल करके रखी होती है तो वो बोलती है कि जल्दी खाओ वरना 2-4 दिन के बाद खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा क्यों होता है, वैसा होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में पहला हम लोग क्या था, कोरोजन ऑफ मेटल्स, मतलब लोहे में जंग लगता है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल सरफेस आर ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है ना, मतलब मॉइस्चर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट में नमी का मात्रा है, पानी है और ऑक्सीजन है, ठीक है। उन दोनों के प्रेजेंस के कारण धीरे धीरे जो लोहा होता है उसके सरफेस पर एक भूरा कलर का परत जमना शुरू हो जाता है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है और उसी को बोलते हैं जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग लगना, ये सबसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कोरोजन ऑफ मेटल्स का। दूसरा क्या था, दूसरा था हम लोग का, सॉरी मैं यही आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कोरोजन ऑफ मेटल। Fe मतलब लोहा है, इन्वायरमेंट से इसको ऑक्सीजन मिल गया और मॉइस्चर मिल गया, H2O मतलब पानी। ये मिलकर क्या मतलब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया और ये जंग लगता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। सेकेंड था रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, मतलब जो हमारे खाने वाले जो तले गए सामान होते हैं जैसे कि कुरकुरे, चिप्स या फिर ऐसे कुछ रोटीज़ वगैरह जो जिसमें तेल वसा का एलिमेंट्स होता है, तो उस क्या होता है धीरे धीरे उसमें ऑक्सीडेशन होता है और ये फूड रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट एंड स्मेल, उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज होने की वजह से वो रैंसिडिटी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो रैंसिडिटी से बचाने के लिए कुछ प्रोसेस है हमारे पास, कौन कौन से हम लोग मेथड्स का यूज कर सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। आप चिप्स खाते होंगे, कुरकुरे, कुरकुरे का पैकेट बहुत ही बड़ा दिखता है और आप उसको खोलते हैं तो बहुत ही छोटा हो जाता है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में आपको कुरकुरे मिलता है। तो आपको ना गुस्सा भी आता होगा कि 5 रुपये में इतना थोड़ा मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्यों, ताकि वो उसको रैंसिडिटी होने से बचाएगा, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके उसको बचा सकते हैं खाने वाला सामान को। दूसरा भी मेथड है, एयर टाइट कंटेनर में रखो, मतलब मम्मी बोलती है ना कि एक जार में रख दो जो बिल्कुल अच्छी तरह से पैक होना चाहिए, मतलब हवा नहीं लगना चाहिए, नाइट्रोजन गैस का यूज करके। और रेफ्रिजरेशन, मतलब फ्रिज में रख करके भी आप चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं। इन सब को पढ़ने के बाद हमारा जो सिलेबस में है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग दो रिएक्शंस को पढ़ेंगे और दोनों रिएक्शंस एक क्या है, तो एक रिएक्शन में आपको रिएक्शंस के टाइम पे हीट उत्पन्न होगा, मतलब प्रोड्यूस होगा, और एक में हीट देना पड़ेगा ठीक है। तो यही दो रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, मतलब ये लेता है, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर होता है, इसको तोड़ने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ रहा है रिएक्शन में, तब ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए रिएक्शन में हीट हमने दिया है, तब ये जाकर के टूटा। तो जो हीट ले रहा है उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो हीट देगा उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट CH4, मतलब जो इन्वायरमेंट में मिथेन का गैस होता है ना, जब उसको आप बर्निंग करते हैं, खाना वाना बनाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो हीट एनर्जी इसमें क्या हुआ, निकला प्रोडक्ट के
साथ निकला है अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरा नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाई पड़े स्क्रीन पर। दोस्तों के साथ शेयर करो ना, जो आपके साथ आपके क्लासमेट्स है। बेहतरीन तरीके से समझने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं जल्द ही आपको नेक्स्ट पार्ट्स इसका अवेलेबल करवाऊंगा। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार कई तरह से पूछा जाएगा और जिसको समझना बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल होता है। मैं इसको आसान तरीके से इसी तरह बताने का प्रयास करूंगा, अपना स्लाइड बना करके, अपना नोट्स बना करके। तब तक के लिए बाय बाय।